Hey everybody, a very good morning to all of you and welcome back to the Layman Way, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के, है ना। और आज हम हेल्थ सिक्योरिटी और ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आज हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स को ख़त्म कर देंगे, है ना। और फिर हम कल से नवंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स एज वेल, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज़ अबाउट वन हेल्थ कंसोर्टियम। तो ये वन हेल्थ कंसोर्टियम क्या है? ये बेसिकली एक सर्वेलियंस प्रोग्राम है जिसमें हम जितनी भी डिसीज़ेज़ हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ेज़, है ना, वायरल डिसीज़ेज़ और जो पैरासाइट से होती हैं, है ना, उनका हम अकाउंटिंग करेंगे, उनको बेसिकली हम सर्वेलियंस करेंगे उनका, है ना, उनके ऊपर नज़र रखेंगे, है ना। और जितनी भी ऐसी डिसीज़ेज़ हैं जो ह्यूमन से किसको होती हैं, जो ह्यूमन से जो एनिमल से ह्यूमंस पे होती हैं, है ना, जैसे कोरोना वायरस भी हो गया एक टाइप का डिसीज़, वो भी वायरल इन्फेक्शन है ना। ऐसे ही कुछ और डिसीज़ेज़ भी होती हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में चली जाती है, उनको भी हम सर्विलेंस करेंगे। और ऐसी डिसीज़ जो बाहर से इंडिया में आ रही हैं, है ना, जैसे कोरोना वायरस भी बाहर से इंडिया में आया ना, चाइना से इंडिया में आया, तो ऐसी ट्रांस बाउंड्री जो पैथोजेंस इंडिया में आ रहे हैं उनको भी हम नज़र रखेंगे, है ना। इसको किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ इसमें, सिंस वन हेल्थ कंसोर्टियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक कंसेप्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वन हेल्थ कंसेप्ट, है ना। ये बहुत टाइम से न्यूज़ में भी है। तो वन हेल्थ कंसेप्ट क्या होता है? बेसिकली इसमें हम ये बोलते हैं कि हम इन्वायरमेंट की हेल्थ, है ना, मतलब इन्वायरमेंट में ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, है ना, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, है ना, और ह्यूमन हेल्थ तो है ही एक इसका कंपोनेंट, और उसके बाद एनिमल हेल्थ, इन तीनों को हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी हम सबका वेलबींग इंश्योर कर सकते हैं, है ना। दिस इज़ कॉल्ड वन हेल्थ। वन हेल्थ मतलब ऐसे ये अलग अलग नहीं है कि ह्यूमन हेल्थ हम इंश्योर करने के लिए ये एफर्ट्स ले रहे हैं, इन्वायरमेंट की हेल्थ इंश्योर करने के लिए ये एफर्ट्स ले रहे हैं, और एनिमल हेल्थ इंश्योर करने के लिए ये एफर्ट्स लेते हैं, है ना। तीनों की हेल्थ को हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना। अभी देखा आपने कोरोना वायरस कहाँ से आया, है ना, वहीं इतनी गंदगी रहती है चाइना के वो मार्केट में, ऐसा बोल रहे हैं ना कि वहीं से ही आया है ना। तो ये पैथोजेंस वहीं से सारे ओरिजिनेट होते हैं, है ना। तो हमको एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हेल्थ को भी, और मतलब एनिमल हेल्थ को भी और ह्यूमन हेल्थ को भी, तभी एक कंसोलिडेटेड हेल्थ हम इंश्योर कर सकते हैं ना। तो ये है वन हेल्थ कंसेप्ट, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेशनल निपुण भारत की बात करते हैं। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, है ना। तो अब इसमें नाम से ही देखो क्या है, हम रीडिंग में प्रोफिशिएंसी इंश्योर करेंगे और न्यूमरेसी और अंडरस्टैंडिंग में प्रोफिशिएंसी इंश्योर करेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि देखो, जो इसमें ये बोला गया है कि जो क्लास थर्ड तक, है ना, ग्रेड 3 तक, जो क्लास थर्ड तक के बच्चे हैं उनको कम से कम पढ़ना आना चाहिए, है ना, लिखना आना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको समझना आना चाहिए, तो कॉम्प्रिहेंशन तो उनको थोड़ा बहुत आना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में, वैसे थोड़े बहुत उनको कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसको हम न्यूमरेसी बोलते हैं, प्लस माइनस, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें उनको आनी चाहिए, है ना। तो यही बात कर रहा है निपुण भारत, इसमें हम यही इंश्योर करेंगे। सिंस ये एजुकेशन से इन्वॉल्व है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व होगी इसमें, है ना, और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसको इंश्योर कर रहा है ना, उसी के अंडर ये प्रोग्राम है। इट एम्स टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर एवरी चाइल्ड बाय द एंड ऑफ 2026-27। तो ये जो 2026-27 वाला साल है उसमें हम ये इंश्योर कर लेंगे कि ग्रेड 3 तक जितने बच्चे हैं उन वो सब प्रोफिशिएंट हों, किसमें? रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी में, है ना। तो यही बात कर रहा है निपुण भारत, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं। तो बेसिकली अब गवर्नमेंट जो है टीचर्स के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, जिसमें अभी क्या होता है, टीचर्स, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बैचलर्स डिग्री लेनी पड़ती है बीएड की, है ना, उसके बाद ही आप क्वालिफाइड होते हो, है ना। तो अभी लोग क्या करेंगे ना, अभी लोग क्लब कर रहे हैं, अब बीएड वाली जो डिग्री है उसको हम क्लब कर देंगे किसके साथ? और किसी एक एडिशनल डिग्री के साथ, जैसे बीए के साथ कर दिया, है ना, या फिर बीएससी के साथ कर दिया, या फिर बीकॉम के साथ कर दिया। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 4 साल का होगा जिसमें ये दोनों डिग्रीज आपको मिल जाएंगी, है ना। उसके बाद फिर यू विल बी क्वालिफाइड टू एज अ टीचर, है ना। तो ये हम कब तक करेंगे? 2030 तक हम ये कर देंगे, है ना। एडमिशन जो है कोर्सेज, जो इसमें एडमिशन है वो कौन कैरी करेगा? तो इसके लिए हमने एक बॉडी बनाई है, आपको पता होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो टेस्ट कंडक्ट करती है ना।
तो इसके लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, एनसेट जिसको बोलते हैं, NCET, वो टेस्ट होगा और उसी के बेसिस पे टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा, है ना। समझ में आ गया। तो ये है आपका क्या, ये है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के बात करते हैं PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में, ठीक है। तो नाम में ही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या करेंगे हम इसमें हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, डॉक्टर्स, इन सब का यही तो होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सबको हम बढ़ाएंगे कहाँ पे, रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में, ठीक है। तो इसका एम क्या है, इसका एम है कि जो गैप्स हैं अभी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, जैसे क्रिटिकल केयर फैसिलिटी, जो ऐसी चीज़ें होती है ना जो इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं ना, तो क्रिटिकल केयर उसको बोलते हैं, क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़, तो वो सब हम बढ़ाएंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर, मान लो आपको सर्दी जो बुखार जुकाम होता है, सॉरी सर्दी और जुकाम अगर हो जाता है तो आप कहाँ जाते हो, आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाते हो, है ना। तो प्राइमरी केयर जिसमें नॉर्मल फिजिशियंस वगैरह होते हैं ना, तो उनको हम इंश्योर करेंगे दोनों अर्बन और रूरल एरियाज़ में, कहाँ पे, रीजनल और नेशनल लेवल पे, है ना। इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू 17,700, मतलब 18,000 अराउंड रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, है ना, इन 10 हाई फोकस स्टेट्स, 10 हाई फोकस स्टेट्स में इतने रूरल हेल्थ वेलनेस सेंटर्स होंगे, और अराउंड 11,000 अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स होंगे अक्रॉस द कंट्री, है ना। क्रिटिकल केयर सर्विसेज विल बी अवेलेबल इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल केयर सर्विसेज होंगी जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख से ज़्यादा है ना। दो एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स ब्लॉक्स while remaining districts will be covered through referral services, है ना। तो मेन फोकस जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें 5 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है उन पे दिया गया है, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें इनसे कम है उनको रेफरल सर्विसेज, मतलब कोई रेफ़र करेगा तो वहाँ आप जा सकते हो, है ना। इस टाइप की सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। अंडर द स्कीम अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, 4 new national institutions of virology, a regional research platform for WHO Southeast Asia region, 9 biosafety level 3 laboratories and few न्यू रीजनल नेशनल सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल विल बी सेटअप। तो ये सब इस मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब इंक्लूडेड है, तो ये सब हम सेटअप करेंगे, है ना। तो ये बेसिकली ये प्रोग्राम यही बोल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा एक इन्फोग्राफिक है, आप इसको देख सकते हो याद करने के लिए, है ना। पैन इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, क्रिएशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उनको सेल्फ रिलायंट बनाएंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, है ना। और इसके लिए सरकार ने 64,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन रखा है 5 साल के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं और साथ इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। तो जो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने ये रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है साथ, है ना, किसके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ना उनके लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सेल्फ हेल्प जो वुमेन होती है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, तो वो देखो लोकल लेवल पे ही रहती हैं क्योंकि वो छोटे लेवल पे काम कर रही होती है ना। अब इस छोटे लेवल को, ये जो रीजनल लेवल है, जो रीजनल लेवल पे ये ऑपरेट कर रही होती हैं, इनको हमको बड़ा बनाना है ना। बड़ा मतलब एक एंटरप्राइज टाइप का बनाना है, जैसे एक ब्रांड बनाना है, समझ रहे हो, उस टाइप का मकसद है इस चीज़ का। तो इससे क्या होगा, उनका लाइवलीहुड भी और ज़्यादा अच्छा होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। इन ये छोटे वाले बिजनेसेस में प्रॉफिट कम होता है, बड़े स्केल पे आप ऑपरेट करोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। तो ये जो प्रोग्राम है इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ वुमेन एंड मेक देम इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग इन सोशल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स by mentoring the women associated with SSGs and create market linkages of products created by these women, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, इनमें हम इनकी ट्रेनिंग करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, ये लोग जो प्रोडक्ट बढ़ाने हैं उनकी मार्केटिंग करेंगे, है ना, ताकि बाहर पता चले ना लोगों को कि भाई ये लोग ये बना रहे हैं इस टाइप से, है ना। इट इज़ एम्ड टू एक्सेलरेट द लाइवलीहुड्स ऑफ रूरल मूवमेंट, लाइवलीहुड बढ़ाएंगे हम, है ना, एसोसिएटेड विद SSGs विच आर डूइंग स्मॉल वर्क, जो छोटे काम कर रहे हैं उनकी हम लाइवलीहुड बढ़ाएंगे, है ना। फिर हम वुमेन को इसमें टीच करेंगे स्किल्स जो रिक्वायर्ड है उनको ये बिजनेस को हायर लेवल पे जाने के लिए, है ना, वो हम टीच करेंगे, ठीक है। तो यही सब इसमें बोला गया है ना साथ इनिशिएटिव में। उसके बाद अगला आर्टिकल इज़ अबाउट प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है बेगिंग को बैन करने के लिए, है ना। तो बेगिंग जो है वो इंडियन लॉ में डिफाइंड है कैसे, सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स इन पब्लिक प्लेसेस विद लिटिल और नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ रेसिप्रोकेशन। कुछ नहीं है, नॉर्मल है। मतलब क्या होता है बेगिंग, क्या होता है, कोई आपसे जब भीख मांगता है तो क्या होता है, आप ग्रांट देते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन कि वो आपको कुछ देगा इन रिटर्न, है ना। रेसिप्रोकेशन ज़रूरी नहीं है, वो बस आप उसको ग्रांट दे देते हो, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बेगिंग, है ना। आगे बढ़ते हैं और S-400 मिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो ये हम कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, ये हम रशिया से परचेज़ कर रहे हैं, है ना। न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि USA का हमेशा डर रहता है कि USA
जो काटसा है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ये काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है ना, इसके थ्रू बेसिकली ये सैंक्शंस लगा सकता है इंडिया पे, है ना। तो इंडिया ने परचेज तो कर ही लिया है अब वहाँ से, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल है ना। 250 किलोमीटर तक की रेंज पे ये जो एयरबॉर्न टारगेट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो अगर इसका इमेज देखें हम तो इस टाइप का इमेज है, देखो, है ना। ये है अपना S-400 इस टाइप का, है ना। इस बैरल के अंदर से ऊपर जाता है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं एक्सरसाइज अजय वॉरियर के बारे में। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंडिया और यूके की मिलिट्री एक्सरसाइज है ना। बाकी एक्सरसाइजेस इंडिया और यूके के बीच में कौन सी हैं, कोनकन हमने बात किया था, इंद्रधनुष हमने बात किया था, जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ना। उसके बाद युद्ध अभ्यास के बारे में हमने बात नहीं किया था, आज हम युद्ध अभ्यास के बारे में बात कर लेंगे। जो ये एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ये किसके बीच में है, इंडिया और यूएसए। मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में, ये ध्यान रखना है। और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, वज्र प्रहार है ना। कोप इंडिया है जो कि एयरफोर्स की है, और रेड फ्लैग है जो कि यूएसए की मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक ट्राईलैटरल एक्सरसाइज भी है जिसको हम मालाबार बोलते हैं, उसमें इंडिया, यूएस और जापान रहते हैं, है ना। इंडिया, यूएस और जापान पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल के बारे में बात करते हैं। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये यूके की आर्मी ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम टेस्ट करते हैं कितना ह्यूमन एंडोरेंस है ना, टीम स्पिरिट को चेक करते हैं, ठीक है। और इसको हम ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी बोलते हैं। अभी जो गोरखा राइफल्स हैं उनको बेसिकली इसमें गोल्ड मेडल मिला है ना। तो ये इसीलिए ही न्यूज़ में था, है ना, एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो हाइपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है ना, कितना, 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड या उससे ऊपर हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। तो तो इसको हम बोलते हैं, इसको बेसिकली मेजर ऐसे करते हैं मैक के नंबर से। मैक इज की स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, है ना। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इज मैक नंबर, है ना। तो अगर ये 5 है तो मतलब जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो अभी ये न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दो ऐसी मिसाइल्स हैं, कौन सी, एक है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल्स, है ना। तो इनके ये जो है वो न्यूज़ में थी, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अभ्यास के बारे में। अभ्यास क्या है, ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है ना। ये है अभ्यास, देखो ये है, दिस इज अभ्यास मिसाइल। ये बेसिकली एज अ टारगेट यूज़ होता है ना। इसको फायर कर देते हैं, फिर हम दूसरा मिसाइल जो हमें टेस्ट करना रहता है ना उसको हम फायर करते हैं और इसको हिट कराते हैं, है ना। तो ये बेसिकली इंडिजीनियस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ना, जो कि एज अ टारगेट यूज़ होता है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम। किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, ठीक है। तो ये याद करना है आपको। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट अग्नि 5, ठीक है। तो अग्नि 5 क्या है, अग्नि 5 इज अ सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। न्यूक्लियर केपेबल है, इंटर कॉन्टिनेंटल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक इतनी रेंज है इसकी, है ना। सरफेस टू सरफेस है, ये याद रखना है। किसने बनाया, डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलके, ठीक है। 3 स्टेज होते हैं इसमें, सॉलिड 3 स्टेज होते हैं सॉलिड फ्यूल्ड इंजन के, है ना। 3 स्टेज होते हैं, है ना। ये याद रखना है, 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, ये याद रखना है। और न्यूक्लियर केपेबल है, इंटर कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। मिसाइल कैन रेंज द होल ऑफ एशिया, यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इसको किसके अंदर बनाया गया है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इसको बनाया गया है ना। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंदर और कौन कौन से मिसाइल हैं, 5 मिसाइल हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म निमोनिक पटना के नाम से याद कर सकते हो। पी इज कॉल्ड पृथ्वी, है ना, दिस इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद है अग्नि इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। उसके बाद त्रिशूल है, त्रिशूल इज शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। उसके बाद नाग है, नाग इज अ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये बताया था आपको, 3rd जनरेशन। उसके बाद आकाश है, आकाश इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। तो ये पटना के नाम से आपको याद करने हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम हिस्ट्री एंड कल्चर के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। तो पहला कौन सा है, पहला है श्यामाजी कृष्ण वर्मा के बारे में। इसके बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम में पढ़ते हो, है ना। कौन थे ये, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, है ना। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंड करी थी, कहाँ पे लंदन में, विद हेल्प, सॉरी नॉट इन लंदन, हाँ, इंडियन होम रूल सोसाइटी इन्होंने फाउंड करी थी विद द हेल्प ऑफ भिखाजी कामा, दादा भाई नारोजी एंड SR राणा। इंडियन रूल सोसाइटी जो थी वो लंदन में नहीं थी, इंडियन हाउस था लंदन में, सॉरी,
इंडियन हाउस था लंदन में, और वहीं इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, है ना। तो वो भी इनकी ही देन है। इनको पंडित टाइटल दिया था किन्होंने, जो काशी के पंडित थे उन्होंने, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इनके बारे में आपको बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है कि एक तो इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी को फाउंड किया था विद द हेल्प ऑफ भिकाजी कामा, दादा भाई नरोजी एंड एस आर राणा। इंडियन हाउस इन्होंने इस्टेब्लिश किया था लंदन में, और जर्नल चलाते थे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला बात करते हैं जेपी नारायण के बारे में, जयप्रकाश नारायण, है ना। इनकी बायोग्राफी रिलीज़ हुई है, जेपी नारायण द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, जिनको ऑथर किया है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने, है ना। जयप्रकाश नारायण को फेमस हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, इंदिरा गांधी के टाइम बहुत ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन, जो इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस के टाइम वायलेशंस किए थे, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, है ना। इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी अपनी, है ना। 1954 में इन्होंने भूदान मूवमेंट जो थी विनोदा भावे की, जिसमें जो लैंड है वो लैंडलेस को देने की बात की गई थी, है ना, उनके लिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट में काम किया था, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंदिरा गांधी की रिजाइन में इन्होंने काफ़ी वो प्रोटेस्ट किए थे, है ना। उसके बाद ही एडवोकेटेड अ प्रोग्राम ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको इन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात करी थी इन 1974 अगेंस्ट द करप्शन इन पब्लिक लाइफ। तो जो गवर्नमेंट ने करप्शन किया था इतना, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। 1975 में आपने देखा था इमरजेंसी लगा दी थी फिर इंदिरा गांधी ने, है ना, इनको शट डाउन करने के लिए। शट डाउन किया ऐसे, फिर इनको भी डाल दिया था जेल वेल में ना, जयप्रकाश जेपी जी को 1975 में। उसके बाद आगे बात करते हैं करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स के बारे में और कलर कुरुचि वुड कार्विंग्स के बारे में। तो ये दोनों कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। जीआई टैग मिल चुका है इनको, ये आपको याद रखना है, जीआई टैग मिल चुका है कलमकारी पेंटिंग्स को। दिस इज कलमकारी पेंटिंग, है ना, इस टाइप की रहती है। उसके बाद कि इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम कॉटन क्लोथ पे करते हैं, ठीक है। तो और ये आपको याद रखना है, ये जो कलमकारी पेंटिंग्स है ये कॉटन क्लोथ पे होती है ना, और ये जो कलकुरुचि वुड कार्विंग्स है ना, ये वुड पे होती हैं ऑब्वियसली, है ना। दोनों ही तमिलनाडु में होती हैं, ठीक है। उसके बाद मर्तंड सन टेम्पल की बात करते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इसको हम पंडवा लादन भी बोलते हैं, है ना, पंडव लाडन बोलते हैं, है ना। हिंदू टेम्पल है, किसको डेडिकेटेड है? सूर्य जी को, है ना। थर्ड रूलर जो करकोटा डायनेस्टी के थे, है ना, ललित आदित्य मुक्तापीडा, इन्होंने बनवाया था कब? 725 से 756 सीई में, है ना। इसको फिर जो मुगल मुस्लिम रूलर थे, कौन? सिकंदर शाह मीरी इन्होंने डिस्ट्रॉय करा था, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद गोरियास के बारे में बात करते हैं। गोरियास क्या है? ये असम की एक इथनिक मुस्लिम कम्युनिटी है ना। तो सिर्फ ये नाम में ही मुस्लिम है, मतलब बाकी जितने मुस्लिम्स हैं ऑल इंडिया, मतलब कहीं भी वर्ल्ड में, चाहे इंडिया में चाहे बाहर हो, वो बाकी इनका पूरा डिफरेंट है। कल्चरल, लिंग्विस्टिक और ट्रेडिशनल जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बिल्कुल नहीं है बाकी मुस्लिम्स, है ना। तो ये बस नाम के मुस्लिम्स हैं ना। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या है? मीनाकरी। मीनाकरी क्या होता है? इनामलिंग। इनामलिंग मतलब एम्बोसिंग होती है ना, जैसे मेटल की शीट है ना, उस पर हम क्या करते हैं? मिनरल्स से डेकोरेट करते हैं, एम्बोस करते हैं, है ना, एनामल करते हैं बेसिकली, इस टाइप का देखो। तो इसको हम बोलते हैं मीनाकारी। इट इज़ एन आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग अ मेटल सरफेस बाय मिक्सिंग मिनरल्स, है ना। तो मेटल सरफेस को हम डेकोरेट करते हैं मिनरल्स को मिक्स करके, है ना। मुगल्स यहाँ पे लाए थे, राजा मान सिंह जो थे जयपुर के, वो इस आर्ट को बेसिकली पैट्रोनेज करते थे, है ना। जो भी इसको परफॉर्म करते थे उनको वो पैट्रोनेज देते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और टाइम फॉर इंडिया ड्राइव के बारे में बात करते हैं। तो ये कौन लॉन्च कर रहा है? स्वीडन लॉन्च कर रहा है ना। क्या है ये? एक ट्रेड प्रमोशन इवेंट है ना, ताकि हम इंडिया और स्वीडन के बीच में बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट कर पाएँ, है ना। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें वैक्सीनेशन वगैरह की, है ना, बट ट्रैवलर जो है उनके पास कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में जैसे हर जगह है वही है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? बस ये ध्यान रखो, स्वीडन है। काहे के लिए? जो ट्रेड प्रमोशन इवेंट है बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर ड्रोन्स के बारे में ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऑब्वियसली ड्रोन से रिलेटेड कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, है ना। तो इसमें जो बेसिकली क्या होगा, इसमें रूल्स हैं जिसके थ्रू प्राइवेट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सेफ ऑपरेशन इंश्योर करेंगे ड्रोन्स का, है ना। जितने भी ड्रोन्स हैं एक्सेप्ट नैनो ड्रोन्स, है ना,
जो ग्रीन जोन में ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा जितने भी हैं उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। कहाँ से मिलती है परमिशन? डिजिटल स्काई जो प्लेटफॉर्म है ना, उसके थ्रू मिलती है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही जो है वो ऑपरेट करता है ना। उसके अंदर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होते हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं ना। तो बस वही है, ड्रोन की परमिशन चाहिए होती है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के बारे में तो हमने कितनी बार बात किया हुआ है। इसमें ड्रोन्स के लिए रेगुलेशंस और वो सब जो इसमें जोन्स डिफाइन होती हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन, है ना, इस टाइप से, ऑरेंज जोन, इस टाइप से डिवाइडेड होती है ना। तो वहाँ पे रूल्स हैं बेसिकली, कहाँ पे कितनी हाइट तक आप क्या ऑपरेट कर सकते हो, है ना। तो वहाँ से जब भी आप ड्रोन उड़ा रहे हो, है ना, कोई नॉर्मल मीडियम ड्रोन, तो आपको वो लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, इनसे अप्रूवल लेना पड़ता है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं गो क्वांट कैंप प्रोग्राम के बारे में, है ना। तो नाम में ही क्या है, क्वांट, ठीक है। और क्वांट का कोई कैंप है। कैंप में क्या होता है, जैसे समर कैंप होता है, समर कैंप में क्या करते हो आप लोग, कुछ काम करते हो ना, मतलब खूब सारे लोग मिलके, जैसे क्रिकेट का समर कैंप होता है तो वहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है ना, इस टाइप से। तो गो क्वांट कैंप क्या है, इसमें बेसिकली ये एक प्रोग्राम होगा जिसमें हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बेसिकली ट्रेनिंग देंगे, है ना। तो इट इज़ अ यूनिक एजुकेशनल कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। तो प्रीमियर बिजनेस स्कूल्स जो इंडिया के हैं, जैसे आईएसबी हो गया, है ना, आईएम्स हो गए, तो जो जो प्रीमियर बिजनेस स्कूल्स हैं, है ना, एक्सेलराई हो गया, तो इन सब के लिए बेसिकली इन सब के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपटीशन है जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे और फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में इनको ट्रेन किया जाएगा और फिर ये लोग सेल्फ एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ये लोग एक मॉडल बनाएंगे, क्वांटम मॉडल जिसको बोलेंगे, जो सॉल्यूशंस होंगे, है ना, उसी जो कंप्यूटिंग होगा उस पर ये लोग क्वांट के मॉडल्स और सॉल्यूशंस बनाएंगे, है ना। फिर उसको जज किया जाएगा, है ना, और इसमें से फिर उनको बेसिकली सेलेक्ट किया जाएगा कौन से बेस्ट मॉडल्स हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे, और फिर उनको शोकेस किया, मतलब उनको ये क्या बोलते हैं, उनको बेसिकली चांस दिया जाएगा कि वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना बाहर के, उनको बेसिकली ये अप्रोच कर पाए, है ना। तो ये है गो क्वांट कैम्प प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 के बारे में बात करते हैं। ये किसने रिलीज़ किया है, ऑस्ट्रेलिया सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़ ने, इन कोलैबोरेशन विद मर्सर। तो बस यही आपको याद रखना है, पेंशन इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, ऑस्ट्रेलिया का सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़, है ना। उसके बाद एम्बर ग्रिस के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में शायद पहले ही बात कर चुके हैं ना। ये क्या होता है, ये वेल की वॉमिट होती है ना, वेल की वॉमिट होती है, एंड आपको ऐसे लगेगा वॉमिट होती है तो इसका यूज़ क्या है, एंड वेरी सरप्राइजिंगली जो ये यूज़ होती है, ये परफ्यूम्स बनाने में यूज़ होती है। कहाँ यूज़ होती है, परफ्यूम्स बनाने में, ठीक है। तो शुरुआत में तो इसका जो स्मेल होता है वो बेकार होता है, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, थोड़े टाइम में, वो वेल का जो वॉमिट होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। एक मिनट। हाँ, तो ये बहुत ही महंगा आता है क्योंकि ये 1 kg जो इसका कॉस्ट है उसका वर्थ रहता है 1 करोड़ रुपए का, है ना। तो इतना महंगा होता है, इसीलिए इसको गोल्ड भी बोलते हैं, फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं ना। तो ये क्या है, इज जनरली रेफर टू एज अ वेल वॉमिट सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस ओरिजिनेटिंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ द स्पर्म वेल, है ना। रेफर टू एज फ्लोटिंग गोल्ड, परफ्यूम मार्केट में यूज़ होता है टू क्रिएट फ्रेगनेंसेज लाइक मस्क, है ना। तो ये इसलिए यूज़ होता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ज़ीरो वेस्ट सिटी चैलेंज के बारे में बात करते हैं, है ना। तो जो वेस्ट एड सर्कुलर इकोनॉमी नेटवर्क है ना, उसने फाइनली अनाउंस किए हैं ज़ीरो वेस्ट सिटी चैलेंज के, है ना। ये क्या है, वेस्ट एड, ये एक यूके बेस्ड एनजीओ है ना, जो जोहान्सबर्ग, होशी मिन सिटी और गुवाहाटी में इसने ये ज़ीरो वेस्ट चैलेंज को लॉन्च किया था, है ना। कंपटीशन को लॉन्च क्यों किया था, क्या क्या मकसद था कि भाई हम एक ग्रास रूट सॉल्यूशन निकाल पाएँ, किसके लिए, रिसोर्स एफिशिएंसी के लिए, वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए और रिसाइकलिंग के लिए, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका, वियतनाम और इंडिया में, है ना। ताकि हम सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसको हम इनक्रेज कर पाएँ और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा पाएँ। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब हम किसी चीज़ को रीयूज़ रिसाइकिल तब तक करते हैं जब तक उसका एकदम ही ख़राब नहीं हो जाती, वो एकदम ही यूज़लेस नहीं हो जाती, तब तक उसको हम यूज़ करते रहते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग। तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। उसके बाद जियोरीसा मॉसमाइसिन्स मॉसमाइंस मॉसमाइंस जियोरीसा जियोरिसा मॉसमाइंस के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये एक माइक्रो स्नेल स्पीशीज़ है जो कि मॉसमाई एक लाइमस्टोन केव है मेघालय में, वहाँ पे उसको स्पॉट किया गया है ना। तो ये जो है स्नेल की स्पीशीज़, ये कहाँ मिलेगी आपको, सॉइल में मिलेगी, सबटेरियन हैबिटेट्स में मिलेगी, लोलैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलेगी, हाई एल्टीट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगी और रॉक सर्फेसिस में मिलेगी जो कैल्शियम में रिच होते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगी, ये आपको याद रखना है ना।
उसके बाद मास्तिरक जेल के बारे में बात करते हैं। मस्तिरक, मस्तिरक, मस्त पे तिरक लगाओ, मस्तिरक जेल, है ना। तो ये क्या है, ये एक पॉली हर्बल कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है ना, जिसको मास्तीतिस को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। किसने बनाया? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, मास्तीतिस एक डिसीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, जो उसमें हो जाती है काउज़ में, कैटल्स में, डेयरी कैटल्स में हो जाती है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें जो मेमोरी ग्लैंड होता है ना, वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है ना। फिर इसमें इसके लिए एंटीबायोटिक्स आती हैं, बट एंटीबायोटिक्स जो है ना वो थोड़ी ख़राब होती हैं, हेल्थ हैज़ार्ड के लिए भी ख़राब होती हैं, है ना। मतलब हेल्थ हैज़ार्ड बोल रहा हूँ, उससे थोड़े हेल्थ हैज़ार्ड्स हो जाते हैं, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए जनरली एंटीबायोटिक्स को, है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये जेल क्या करेगा, इस जेल लगा देंगे तो ये जेल क्या करेगा, ये जो मिल्क जहाँ से निकलता है ना, जहाँ से दूध देती हैं गाय, है ना, उसको इम्प्रूव करेगा, उसके इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करेगा, है ना। तो इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द अडर यूडर। ये बेसिकली जो अडर होता है, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है कैटल का, है ना। इट विल ऑल्सो रिड्यूस द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड हेल्प्स इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मस्टाइटिस जो होता है, ये क्या है, ये एक इन्फ्लेमेशन, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है मेमोरी ग्लैंड का, है ना। बहुत ही एक्सपेंसिव डिसीज़ है डेयरी कैटल में, जो कि वर्ल्ड के हर पार्ट में होती है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अपना था लास्ट लेक्चर अक्टूबर का, है ना। अगले लेक्चर में हम नवंबर के लिए नवंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर सो पेशेंटली। और इससे रिलेटेड जो MCQs हैं और आज का स्टैटिक टॉपिक जो है, देखते हैं मॉडर्न करेंगे या मीटेबल करेंगे, है ना। तो इनमें से कोई एक करेंगे, तो वो हम स्टार्ट करेंगे आज, है ना। तो उसमें आप जो है MCQs वो आप डेली किया करिए, है ना। काफ़ी एनरिचिंग MCQs होते हैं, है ना। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।